नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जेएनयू प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का किया अनुरोध। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये घटना जेएनयू आचार संहिता का उल्लंघन। भाजपा ने कहा जेएनयू में देश विरोधी ताकतें भारत का कर रही हैं अपमान। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का दिया समय। 6 मार्च को जारी की जाएगी फाइनल मतदाता सूची। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका। मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम जलाने का दिया आदेश। भाजपा ने फैसले का किया स्वागत, कहा भक्तों को मिला न्याय। और बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या। वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपी उमर खालिद और शरजल इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद जेएनयू में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक और उकसाऊ और भड़काऊ नारे लगाए। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित विवादित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वामदल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत है, यह 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पत्र लिखकर कल जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि इस तरह के नारे लोकतांत्रिक असहमति की भावना के सर्वथा विपरीत हैं, जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर की सौहार्दपूर्ण व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की सुरक्षा एवं संरक्षा वातावरण को गंभीर रूप से बाधित करने की क्षमता रखते हैं। लगाए गए नारे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे, जानबूझकर और बार बार लगाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह कोई स्वस्फूर्त या अनजाने में की गई अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जानबूझकर और सचेत रूप से किया गया कदाचार था। यह कृत्य संस्थागत अनुशासन, सभ्य संवाद के स्थापित मानदंडों तथा विश्वविद्यालय परिसर के शांतिपूर्ण शैक्षणिक चरित्र के प्रति जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी कि 18% के नाम कट गए। साथ ही कहा कि मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम केवल एक ही स्थान पर रखे जाएंगे।
मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 25.47 लाख है। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती हैं, यानी जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है वो 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं। गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। बेंच ने जोर देकर कहा कि सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दीपथून उस स्थान पर स्थित है जो देवस्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें तिरुपर मंकुंड्रम मुरुगन मंदिर में कार्तिक दीपम जलाने की अनुमति दी गई है। मंत्री मुरुगन ने कहा कि यह फैसला मुरुगन भक्तों के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने पहले के न्यायालयी फैसलों का सम्मान नहीं किया था और यह आदेश उस रवैये पर एक बड़ा झटका है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जिन्होंने सनातन धर्म को महामारी करार दिया था। केंद्रीय मंत्री ने डीएमके पर लगातार हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में जनता उनकी कथित हिंदू विरोधी नीतियों का जवाब देगी। भाजपा ने आज मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ के दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा, तमिलनाडु की बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि तिरुपारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर के भक्तों को न्याय मिला है। Honorable High Court of Tamil Nadu in a division bench order today has given justice to the devotees of this very, very old and ancient temple atop the Thiruparankundaram hills, where Bhagwan Murugan resides, where for centuries now lamps have been lit in reverence of Lord Kartikeya, and for centuries now Hindu Dharam has celebrated the Lord and carried out this practice of lighting a lamp. तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र ने सनातन धर्म का अपमान किया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु सरकार ने दीप प्रज्वलित करने की अनुमति देने वाले न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की, जो स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि और अन्य नेताओं ने बार-बार सनातन धर्म पर हमले किए हैं। It is extremely unfortunate that the state government went in appeal against the Honorable Judge's order, clearly reflecting a bias against Hindu Dharam, against Sanatan Dharam, clearly reflecting an anti-Hindu mindset. In fact, showing the hatred that Mr. Stalin, his son Mr. Udaynidhi, and the DMK party and their friends in the India Alliance have against Hindu Dharma. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है और ना ही प्रदूषण के कारणों की तह तक जाने और इससे निपटने के लिए कोई दूरगामी समाधान खोजने में CAQM को कोई जल्दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को 2 हफ्ते में सभी एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए। इस मीटिंग में विचार विमर्श के आधार पर प्रदूषण के जिम्मेदार कारणों की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। कोर्ट ने CAQM को प्रदूषण की रोकथाम के लिए दूरगामी उपायों पर विचार करने और सबसे पहले उन वजहों को समाधान खोजने के लिए कहा है जिनके चलते सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर ऐतिहासिक वारंगल किला की कब्जे वाली जमीन को बचाने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वारंगल किले की भूमि को स्पष्ट रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन माना जाए और अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए। जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि वारंगल किले के चारों ओर बनी 7 ऐतिहासिक दीवारों में से अब केवल 3 ही शेष हैं। उन्होंने चिंता जताई कि इन बची हुई दीवारों और आसपास की जमीन पर भी लगातार कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे विरासत को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि वारंगल किला पहले से ही ASI के संरक्षण और नियंत्रण में है। इसके बावजूद ASI द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से मांग की है कि अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए ASI को पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि वारंगल किला सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश की विरासत है और इसकी सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। जयपुर में राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का विजन साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति तक तकनीक पहुंचे, भारत में ही तकनीक का विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए AI मिशन की संरचना भी की गई। AI को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सकें। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर AI मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में AI मिशन की रचना की थी। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय नीतिगत सुधारों और विकास योजनाओं से जुड़े रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण भारत को देश की आधारभूत इकाई मानते हुए विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो रहे तेजी से विकास की तस्वीरें साझा की हैं। प्रहलाद जोशी ने बताया कि 2014 से 2025 के बीच भारत के सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने लिखा कि 2024 से 2025 के दौरान इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ, जो भारत के बढ़ते आत्मनिर्भरता और क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम में लंबे समय तक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विकास देश के भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा नीति का अहम हिस्सा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 1 से 4 मई 2026 तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी विजन को आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिवसीय भारतीय व्यापार महोत्सव के आयोजन करने की घोषणा की। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय उत्पादों और सेवाओं को मजबूत मंच देना, घरेलू व्यापार का विस्तार करना और निर्यात के नए अवसर तैयार करना है। इस महोत्सव में देश विदेश से भारी संख्या में भागीदारी होने की उम्मीद है। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 में देश भर से 2000 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल्स, 2 लाख से अधिक व्यापारी तथा लगभग 10 लाख लोगों के 4 दिनों में भाग लेने का लक्ष्य तय किया गया है। महोत्सव में बड़ी मात्रा में व्यापार सौदों, साझेदारियों और भारतीय उत्पादों में निवेश होने की संभावना है। भारतीय व्यापार महोत्सव में बिजनेस टू बिजनेस गतिविधियों पर विशेष फोकस किया गया है। ऑटो और ईवी, कृषि और आयुर्वेद, आईटी, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, फार्मा, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और ग्रीन एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री तथा दिल्ली चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भारतीय कॉमन मार्केट का उत्सव होगा और वन नेशन वन मार्केट की भावना के तहत भारतीय व्यापार विनिर्माण, सेवाओं एवं उद्यमिता की सामूहिक शक्ति, विविधता और एकता को प्रदर्शित करेगा तथा भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता से व्यापार के जुड़ाव को भी प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सही मायनों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के व्यापार और लघु उद्योग की जो असली ताकत है वो हम भारत मंडपम प्रगति मैदान में दिखाने वाले हैं। ये 4 दिन का इंडियन बिजनेस एक्सपो होगा और अब तक की जो भी देश में या विदेश में प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं उन सबसे ये हटकर के है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 79वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर BIS ने कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इनमें BIS स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का बीटा संस्करण, महिलाओं को भारतीय मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए श्राइन योजना और बच्चों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय पर BIS शैक्षणिक सामग्री का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही IIT और NIT जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे शिक्षा और मानकीकरण के बीच सहयोग को और मजबूती मिलेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानक भारत की गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नींव है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में BIS की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 79 वर्षों की यात्रा में BIS ने न केवल देश की औद्योगिक मजबूती को सहारा दिया, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण, MSME को प्रोत्साहन और वैश्विक मानकीकरण में भी भारत को नई पहचान दिलाई। BIS has been instrumental in shaping the country's quality landscape since its inception in 1947. BIS has evolved into a robust institution that formulates, implements, and promotes the standards across the diverse sectors. Our government, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, introduced the Bureau of Indian Standards Act 2016 that established as a national standards body of India for the harmonious development of the activities of the standardization, marking and quality certification of the goods. राष्ट्रीय राजमार्गों के कई हिस्सों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी एक गंभीर समस्या है। इसी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी TSP को राष्ट्रीय राजमार्गों के कई हिस्सों, विशेष रूप से नए और दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जा सके। मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 1750 किलोमीटर क्षेत्र में 424 स्थानों को कमजोर मोबाइल नेटवर्क के तौर पर गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त NHAI ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वो दूरसंचार ऑपरेटर्स को चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थानों पर सक्रिय SMS या फ्लैश SMS अलर्ट प्रसारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। इन अलर्ट का उद्देश्य लोगों को ऐसे स्थानों पर पहुंचने से पहले ही सूचित करना है, जिससे वो समय रहते सावधानी बरत सकें और सुरक्षित तौर पर वाहन चला सकें। गुजरात में हर साल की तरह इस बार भी इंटरनेशनल फ्लावर शो की धूम है। अहमदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो में सैलानियों और स्थानीय निवासियों का तांता लगा हुआ है। देखिए अहमदाबाद से DD न्यूज संवाददाता मेघना देव की एक खास रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026 इन दिनों पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है।
भारत एक गाथा थीम पर आधारित ये पुष्प प्रदर्शनी फूलों, कला और कल्पना के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उपलब्धियों को एक मंच पर प्रस्तुत करती है। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी पुष्प कलाकृति है। ये कृति राष्ट्रीय एकता के संदेश को पुष्पकला के माध्यम से प्रस्तुत करती है। फ्लावर शो में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित विशेष पुष्प मूर्ति भी प्रदर्शित की गई है। इस बार का फ्लावर शो और स्पेशल है क्योंकि इसमें थीम रखी है पूरे हमारे इंडिया के हर कल्चर के, डांस के, स्टेट के, और बहुत सारी वैरायटी मिली हम लोगों को। इस बार प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत 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 मजा आया। जो नई चीज हमारे आसपास होती है वो इसमें दिखाते हैं। अब जैसे काइट फेस्टिवल, हमें सब पूरे इंडिया के सब फेस्टिवल, उसके डांस कल्चर का भी पता चलता है, रिलीजियस भी है, एंटरटेनिंग भी है, मतलब कॉम्बो है सब चीज का। बहुत सुंदर, हम दोबारा आए हैं, एक बार पहले आए थे 6-7 साल पहले। बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा थीम अलग अलग बनी हुई है, कोई पंजाबी उसका बना हुआ है, कोई गुजराती है और उसका मिसाइल का भी बना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का भी बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे फ्लावर से, डेकोरेशन से, और जो भी मैसेजिंग भी है आर्ट्स में, वो भी बहुत अच्छा। भारत की उपलब्धियां जोन में हाई स्पीड रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीक, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति को पुष्पकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। एक शाश्वत भारत जोन भी बनाया गया है जिसमें समुद्र मंथन, गीता सार जैसे पौराणिक प्रसंगों को पुष्प मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। I like the creativity. I mean, as you see, there's a whole train here to the different gods. They've done a very good job with the different sculptures and the designs. हाँ, जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत अच्छे से जानने को मिलता है। वो इंडिया की हमारी सिद्धियाँ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया है और स्पिरिचुअल भी बहुत अच्छा बनाया है। इतने सारे वैरायटी के फ्लावर्स कभी देखे नहीं होते लाइफ में ना, और दूसरा है कि इतना सारा इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट करना और इतनी अच्छी तरह से लोगों के सामने मतलब रखना, इसको इतने दिनों तक मेंटेन करना, तो इतने दूर से लोग आ भी रहे, मैं देख रही हूँ, और हम लोग भी काफी दूर से मेहसाणा से आए हैं, तो लाइक इट्स अमेजिंग फॉर अस। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे टूरिज्म का बल मिलेगा, देश के दूसरे कोने में भी होना चाहिए। विजिटर्स की सुविधा के लिए QR कोड आधारित ऑडियो गाइड उपलब्ध कराए गए हैं जिनसे विभिन्न पुष्प प्रजातियों, शिल्पों और जोन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये फ्लावर शो 22 जनवरी तक चलेगा और हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो न केवल पुष्पकला का उत्सव है बल्कि उसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा, लोक कला का भी एक प्रदर्शन है और उसके साथ ही भारत की उपलब्धियों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जैव विविधता के बारे में और सतत विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, अहमदाबाद, गुजरात।